जय हिंद दोस्तों। मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग शुरू करते हैं बिहार एसएससी। ये वाला बुक है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। प्लेटफॉर्म का है, हर जगह आपको हर एक दुकान पर मिल जाएगा। और हम इसमें सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। चलिए तो शुरू करते हैं। सेट नंबर 1 है, यानी ये वाला है 2011 का क्वेश्चन। 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें हमारा मैथ्स का पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है 3 मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी 5:1, 2:1 तथा 3:1 के अनुपात में है। इसे 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? पहले देख लीजिए दूध और पानी का अनुपात क्या है। 5:1:2:1:3:1। इसमें हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि दूध को अलग कर लेते हैं। दूध को अलग करते हैं। दूध को अलग करने का तरीका क्या होता है? दूध का अनुपात जो होगा, ये मान लीजिए दूध का अनुपात हो गया और बट्टे टोटल मिश्रण कितना हुआ। टोटल कितना है? 5 और 1 यानी 6। फिर इसी तरह से इस रेशियो में हम दूध का अनुपात निकालते हैं, कितना होगा? 2/3। फिर उसी तरह से इसमें हम दूध का निकालते हैं तो कितना होता है? 3/4। चलिए फिर इसी तरह से पानी का करते हैं। पानी का क्या होगा? 1/6। इसके लिए क्या होगा पानी का? 1/3। इसके लिए क्या होगा पानी का? 1/4। अब सवाल में दिया हुआ है कि इसे 1, 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? इसको मिलाने का तरीका है, देख लीजिए कैसे करना होगा। 5/6 गुना 1। फिर जोड़ते हैं, जोड़ 2/3 गुना क्या है? 2, जोड़ 3/4 गुना 3। ये हो गया हमारा दूध का। और फिर इसी तरह से हम पानी का भी करते हैं। पानी का ले लेते हैं, पानी का लेकर के देखते हैं। 1/6 गुना 1, जोड़ 1/3 गुना 2, जोड़ 1/4 गुना 3। दूध का मिश्रण अलग हो गया और पानी का भी मिश्रण अलग हो गया। अब दोनों को जोड़ करके इसका अनुपात निकाल देंगे, सिंपल। दूध कितना हो गया? 5/6 जोड़ 5/6 जोड़ 2 दूना 4, 4/3 जोड़ 3 3 9, 9/4। इसी तरह से पानी का करते हैं। 1/6 जोड़ 2/3 2/3 जोड़ 3/4 3/4। अब जोड़ करके इसका अनुपात निकाल दीजिए, सिंपल। रेशियो एलसीएम आ जाएगा इसका 12, 10 जोड़ 8 जोड़ 27। इसी तरह से इसका भी आएगा 12, 2 जोड़ 8 जोड़ 6, सॉरी 9। अब निकाल दीजिए, 12 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 53:10, 8 2 10 9 19। 53:19 हमारा ये हो गया आंसर। अब इसमें ऑप्शन में मिलाइए। ऑप्शन डी, किसी में भी 53:19 नहीं है। ऑप्शन डी इसका होगा आंसर, यानी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अगला सवाल है मैथ्स का, क्वेश्चन नंबर 56 में। इधर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, इसमें दिया हुआ है एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर तथा समान ब्याज पर
400 तथा 600 रुपया उधार लेता है तथा ब्याज के रूप में उसे कुल 90 रुपये मिलते हैं, तो प्रति वर्ष ब्याज का दर क्या है वो बताइए। समय दिया हुआ है इसका, दोनों के लिए समय कितना हो गया, 3 वर्ष, और दोनों का दर समान है, ठीक है, यानी दर का मान लेते हैं, दर बराबर 8%, ये दोनों के लिए है। उसी तरह से इसका एक मूलधन कितना हो गया, मूलधन है हमारा, मूलधन बराबर 400 और 600, और ब्याज कितना निकला है इसका, 90 रुपया, ब्याज कितना निकला है, 90 रुपया। इसी तरह से प्रश्नानुसार क्योंकि दोनों का दर सेम है और समय भी सेम है और ब्याज इसका 90 रुपया दिया हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना आर गुना 4 बट्टे ब्याज, कुल ब्याज है, ये दोनों का मिला करके ब्याज है, बट्टे 100 जोड़ 3 गुना आर गुना 600 बट्टे 100 बराबर 90, ठीक है। इसको कीजिए आगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी 12, यहाँ पर दोनों 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका भी 0 इसका भी कैंसिल हो जाएगा, 12 आर जोड़ 36 18 आर बराबर 90, दोनों को जोड़ देते हैं, 18 12 30 आर बराबर 90, इसलिए आर बराबर 90 बटे 30। तो दर कितना हो गया हमारा, दर बराबर 3%, आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में है, दर बराबर 3%। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है, तेल की लागत 10 रुपए प्रति लीटर है, इसमें दूसरे तेल मिलावट करने पर लागत 50 रुपए प्रति लीटर पड़ती है। राम इस मिश्रण को 96 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाता है, वह किस अनुपात में दोनों को मिलाता है। पहला देख लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है, पहला लागत है 100 रुपया, लागत है 100 रुपया। उसी तरह से मिलावट करने पर लागत कितना होता है, मिलावट करने पर लागत है हमारा 50 रुपया, और बेचता है किस हिसाब से, बेचता है 96 रुपये में 1 लीटर बेचता है, तो इस हिसाब से हम पहले इसका विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य निकालते हैं, माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया है, इसमें हमारा कितना है, 20% का लाभ है, तो इस हिसाब से विक्रय मूल्य बराबर x प्लस x गुना 20 बट्टे 100 बराबर 6x बट्टे 5, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। और इसमें देख लीजिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 96 रुपया, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इसीलिए इक्वेशन 1 को इस पर पुट करते हैं, 6x by 5 इक्वल्स टू 96, 6x बराबर 96 इंटू 5, इसीलिए x बराबर 96 इंटू 5 अपॉन 6, कट गया, 16 छके 96, 16 पंचे 80 रुपया हो गया इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य बराबर 80।
तो अब पूछ रहा है कि इसमें रेशियो कितना होगा। कितना हो गया है, अब रेशियो के लिए देखिए कितना करना है। रेशियो के लिए हमें एक ट्रिक अपनाना है। पहले इसका क्रय मूल्य हम लागत कितना था, पहला लागत 100 रुपया, और दूसरा मिलावट करने के बाद इसका लागत कितना पड़ता है 50 रुपया, और क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा यहाँ पर, इसको 80 रुपये यहाँ पर लिखो। तो इधर से इधर डिफरेंस निकालते हैं 20, और इधर से 50 और 80 का बीच का डिफरेंस निकालते हैं 30। अब हमारा निकला कितना 20, 30 और 20, इस दोनों का अनुपात निकाल दो। 30/20 बराबर 3:2। तो मिलाता है किसमें है, तो सवाल में क्या बता रहा था, वह किस अनुपात में दोनों को मिलाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 और 2। 3 और 2 के अनुपात में दोनों को मिलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में दिया हुआ है 1 3 पूर्णांकों का गुणनफल -175 है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए। क्योंकि संख्या 3 अंक का दिया हुआ है और इसका गुणनफल पूछ रहा है, ऋणात्मक होना चाहिए। तो इस केस में हमें क्या सोचना होगा कि ऋणात्मक होने के लिए या तो कोई एक संख्या या फिर तीनों संख्या माइनस में होना चाहिए, यानी ऋणात्मक में होना चाहिए। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए में भी पॉसिबल नहीं है, इसमें 2 संख्या ऋणात्मक है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है नहीं। ऑप्शन बी में तीनों संख्या धनात्मक में ही है, यानी पॉजिटिव में ही है, लेकिन समेसन में दिया, जोड़ में दिया हुआ है, तो ये भी इसका भी ऋणात्मक मान होना संभव नहीं है। उसी तरह से ऑप्शन सी में भी देखते हैं तीनों संख्या हमारा पॉजिटिव में है, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और ऑप्शन सी में देखते हैं अगर इसमें कोई एक संख्या भी अगर ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में यानी गुना में एक दूसरे के गुना से जुड़ा हुआ है, अगर -1 हो जाता है तो भी इसका पूरा वैल्यू माइनस में आएगा, या फिर यहाँ पर -n होता है तो भी इसका पूरा वैल्यू माइनस में ही आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 75 में है यदि 2 श्रेणियां 3, 10, 17 तथा 63, 65, 67 को nवीं टर्म बराबर है तो n का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि ये सवाल है क्या। 3 + 10 + 17 और एक है हमारा 63 + 65 + 67। इसका nth टर्म जो है पूछ रहा है कि nth टर्म इसका बराबर है, तो nth टर्म का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए ये एक तरह का हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉन्सेप्ट होता है जो उसका पहला टर्म होता है, यानी पहला टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और बीच का कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 और 7 के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है 7। उसी तरह से 10 और 17 के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है 7। हम देख रहे हैं कि 7 के कॉमन डिफरेंस पे बन रहा है, और एक इसमें भी देखते हैं 63 और 65 के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 2। उसी तरह से 65 और 67 के बीच का कॉमन डिफरेंस हमारा है 2। और हम लोग कॉमन डिफरेंस को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, डी से। और पूछ रहा है कि nth अब हमारा क्या मिल गया, पहला टर्म मिल गया, पहला टर्म है हमारा 3 और 63, और कॉमन डिफरेंस हमारा है, कॉमन डिफरेंस है हमारा 7 और 2, दोनों का मिल गया। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर पूछेगा कि nth टर्म क्या होता है, 1 मिनट रुका था, कुछ ना शुरू करिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें पूछता है, हमारा एक फॉर्मूला है, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पूछा कि nth टर्म का मान क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला है nth टर्म बराबर a + n-1 × d, ठीक है, यही हमारा हो गया इक्वेशन। और पूछ क्या रहा है n का मान क्या होगा, तो इसका n टर्म और इसका n टर्म दोनों का nth टर्म जो है बराबर है। तो इसमें हम इस फॉर्मूला में डाल करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए हमारा है 3 + n, यानी nth टर्म पूछ रहा है n-1, और d
जो हमारा कॉमन डिफरेंस, पहला का कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, यहाँ पर 7 होगा बराबर, और सेम फॉर्मूला रहेगा ए। दूसरा के लिए हमारा ए कितना हो गया है 63 प्लस n माइनस 1, और डी कितना है दूसरा के लिए, कॉमन डिफरेंस हमारा दूसरा के लिए कितना है 2। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 3 प्लस n माइनस 1 7n माइनस 7 बराबर 63 प्लस 2n माइनस 2 2n माइनस 2। n को इस साइड, सारा n जो है इस साइड हम ले आते हैं, 7n ये इधर आएगा माइनस 2n बराबर 63, और ये 3 और 7 इधर आ जाता है हमारा, तो -2 -3 प्लस 7 बराबर कितना हो गया, 70 में से 65 हो गया, 65 5n बराबर 65, इसीलिए n बराबर 65/5 कैंसिल आउट हो जाएगा बराबर 13। तो nth टर्म क्या हो गया हमारा 13 आंसर होगा इसका। देखिए सवाल में दिया हुआ है एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये सिक्कों की संख्या है 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इसमें कुल 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि जो ये रुपया है इसको हम पैसा में बदल देते हैं, यानी 30 रुपया बराबर कितना हो गया 30 × 100 बराबर 3000 पैसा। ठीक है, उसी तरह से अब हम देखते हैं 25 पैसे के सिक्के की संख्या का रेशियो कितना है 1, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 1, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है हमारी 1। उसी तरह से 10 पैसे का कितना है 2, और उसी तरह से 5 पैसे का कितना है 3। तो कुल पैसा कितना हो गया, और मान लेते हैं इसका एक कॉमन रेशियो कोई x हम मान लेते हैं, कॉमन रेशियो कोई x हो गया है। तो इसमें पहले देखते हैं वो कुल पैसा कितना हो गया 25 × 1 बराबर 25, और इसका हो जाएगा 10 × 2 बराबर 20, और इसका हो जाएगा 5 × 3 बराबर 15, और एक कॉमन रेशियो में x मान चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25x प्लस 20x प्लस 15x बराबर 3000। ये सारा का सारा पैसा में बदल चुका है, तो और ये भी हमारा है पैसा में ही। तो कितना हो गया 60x, जोड़ने के बाद 60x बराबर 3000, इसीलिए x बराबर 3000/60, यानी कॉमन रेशियो जो था x हमारा कितना निकल गया 50। अब पूछ रहा है यदि इसमें पूछ क्या रहा है 5 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो हमारा x हो गया है 50, और यहाँ पर 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है रेशियो में 5, और तो इसमें पूछ रहा है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो देखना होगा कि 5 पैसे का रेशियो कितना है, 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 गुना, और कॉमन रेशियो x का मान कितना निकला था 50, 3 × 50 बराबर 150, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया हुआ। सवाल है एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, 12 बजे दोपहर में इसका सही समय मिलाया जाता है, प्रातः 4 बजे वह कितना समय दिखाएगा। बोल रहा है कि एक दिन में यानी 24 घंटा में 15 मिनट आगे जाता है, 24 घंटा में 15 मिनट आगे जाता है, तो 1 घंटा में कितना मिनट आगे जाएगा 15/24, इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब बोल रहा है कि प्रातः 4 बजे, यदि दोपहर में इसका सही समय मिलाया जाता है तो दोपहर से लेकर के प्रातः 4 बजे तक का टोटल समय कितना हो गया। दोपहर से 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक हो गया हमारा 12 घंटा। उसी तरह से 12 बजे रात से 4 बजे सुबह तक कितना घंटा हो गया हमारा
4 घंटा, तो कुल कितना हुआ 12 4 16 घंटा। अब यहाँ पर आते हैं, 24 घंटा में 15 मिनट आगे जाता है, तो 1 घंटा में 15/24, इसीलिए 16 घंटा में कितना मिनट जाएगा 15/24 गुने 16, 8 दूना 16, 8 या 24, 5, यानी 16 घंटा में 10 मिनट आगे हमारा जाता है घड़ी, 10 मिनट। तो 4 बजे समय दिखाएगी, मतलब 4 बजे 4 बजे इसका समय क्या होगा, क्योंकि 4 बजे तक घड़ी का समय 10 मिनट तक आगे जा चुका होगा, तो उसका 4 बजे सुबह का समय हो जाएगा एग्जैक्टली 4:10। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में है हमारा 4:10। 4 घंटियां 3, 8, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। वे एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। इसमें कुछ है नहीं, इसका एलसीएम निकालना होगा और जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। इसका सिंपल तरीके से हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 8, 12, 15 का एलसीएम 2 से 3, 4, 6, 4 के 12, 24, 25, 120 मिनट। 120 मिनट होगा। अब इस मिनट को 120/60, 2 घंटा बाद फिर से सारी घड़ी एक साथ बजेंगे। आंसर हो जाएगा इसका 2 घंटा। ऑप्शन बी में 2 घंटा आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया हुआ है 5 लाल तथा 4 सफेद जूते हैं। यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से जूता उठाता है, यादृच्छिक यानी अपने मन से जूता उठाता है, तो सफेद जूते की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता हम लोग किस चीज़ को कहते हैं, प्रोबेबिलिटी को कहते हैं प्रायिकता। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगर पूछा जाता है कि सफेद जूते उठाने की प्रायिकता, तो कुल सफेद जूता बट्टे कुल जूतों की संख्या, वही हो जाएगी इसकी प्रायिकता। तो कुल जूतों की संख्या कितनी है, टोटल कितना हो गया हमारा 5 + 4 = 9। और सफेद जूता कितना है हमारा, सफेद जूता दिया हुआ है 4। तो पूछ क्या है, सफेद जूते की प्रायिकता। सफेद जूते की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कुल सफेद जूतों की संख्या 4 बटे कुल जूतों की संख्या बटे 9। ये होगा इसका आंसर हमारा। अगर यहीं पर पूछ देता कि लाल जूतों की प्रायिकता क्या होती, तो लाल के लिए भी यही रूल लगता 5/9। ठीक सर। सवाल दिया हुआ है, यदि 2 टंकक 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करता है, तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकक की आवश्यकता होगी। इसका एक ही फॉर्मूला होता है, m1 × T1/W1 = m2 × T2/W2। इस फॉर्मूला को हमेशा अपने ध्यान में रख लीजिएगा और इसी पर सारा का सारा इक्वेशन आधारित होगा। तो इसमें दिया हुआ है m1 यानी मेन की संख्या, m यानी मेन, और टंकक कौन होता है, मेन ही होता है। मेन यानी 2 और t टाइम, कितना टाइम लग रहा है 5 मिनट, और w यानी वर्ड, इस तरह से इसमें देखते हैं तो 2 होता है अपन 2। फिर इक्वेशन m2 पूछ क्या रहा है, कितने टंकक यानी मेन की संख्या पूछ रहा है, तो m2 × T2 हमारा कितना दिया हुआ है 10 मिनट, 10/W2 क्या हो जाएगा 20। इसको काट दें, 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m2 बराबर कितना होगा 10। तो हमें कितने टंकक की आवश्यकता होगी, 10 टंकक की आवश्यकता होगी। ये हो गया हमारा आंसर। और ये ऑप्शन सी में हमारा दिया हुआ है 10 टंकक।
दिया हुआ है राम 8 वर्ष का है, कार्य की श्रृंखला पर उसका प्रदर्शन औसत 10 वर्ष के बच्चे की समान है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस, क्योंकि 8 साल का लड़का 10 साल के लड़के के बराबर काम करता है, तो ऑब्वियसली 8 साल का जो बच्चा है उसका इंटेलिजेंस 10 साल के बच्चे के बराबर होगा। तो इसीलिए बुद्धि लब्धि का एक फॉर्मूला होता है, बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस का एक फॉर्मूला होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुने 100। तो राम का मानसिक आयु कितने आयु के वर्ष के बच्चे के बराबर है? 10 वर्ष। 10/8 गुना 100। वास्तविक आयु 8 है और मानसिक आयु 10 है, काट देते हैं इसको। 25 से 25 4 से 25 4 दूनी 8 5, तो इसका बुद्धि लब्धि कितना हो गया? 125 आंसर। ऑप्शन नंबर बी में हमारा 125 आंसर दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है संख्या 27, 63, 72 का लघुत्तम समापवर्तक, ये सबको पता होगा, आसान होता है। 27, 63, 72, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 27, 63, 72। 27 को 3 का क्यूब, 63 को 3 का स्क्वायर इंटू 7 और 72 को 3 का स्क्वायर और 8, इस तरह से लिख सकते हैं। 3 3 9 27 9 ये हो गया। अब हमें लघुत्तम समापवर्तक के लिए करना क्या होगा? जो कॉमन है उसको छोड़ देना है और जो कॉमन नहीं है उसको ले लेना है, यानी 3 का क्यूब, ये दोनों कॉमन है, 3 का स्क्वायर इसको छोड़ दिए और ये सिर्फ 3 अकेला है, तो 3 का क्यूब गुने 7 भी अकेला है 7 और 8 भी अकेला है 8, तो इस तरह से सबका मिला करके देखते हैं तो 1512 आंसर आता है इसका। ऑप्शन नंबर डी में इसका है 1512। सवाल में पूछ रहा है 5000 पर 2 वर्ष में 300 साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज का दर क्या होगा? साधारण ब्याज का फॉर्मूला ही होता है ब्याज गुना दर गुना समय बटा 100। इसमें हमसे पूछ रहा है दर, तो मान लेते हैं, माना कि दर बराबर x%, तो साधारण ब्याज के फॉर्मूला पर बैठा देते हैं और जो ब्याज मिलेगा उसके बाद इसके बराबर कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया? 5000 गुना 2 गुना x बटे 100 बराबर 300। 0000 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। 50 गुने 2 गुने x बराबर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे में करके, तो 300। फिर से इसका 1 0 कैंसिल कर देते हैं, तो इसीलिए कितना हो गया? 5 गुना 10, x बराबर 30 और इसीलिए x बराबर 30/10 बराबर 3% इसका आंसर होगा। इस तरह के सवाल में सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बराबर इसका पूर्णांक तोड़ देते हैं, 3/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 अपॉन, इसको जोड़ते हैं 1 प्लस 1/4 यानी 5/4, ठीक है। अब आगे देखिए 3/2 एज इट इज रहेगा, फिर 1 प्लस, यहाँ पर देखो कैसे करना होगा, 1/1/5/4 है, तो इसको कैसे हम तोड़ते हैं? 1 प्लस ये 4 आ जाएगा सबसे ऊपर, 1 गुना 4 प्लस बटे 1/1 गुना 5, ये हो गया 3/2 1 प्लस 4/5। अब इसको जोड़ते हैं, बराबर क्या होगा? 3/2 1 प्लस 4/5 बराबर क्या हो जाएगा? 9/5, ठीक है। अब देखो क्या होगा,
अब हो गया हमारा 3/2/9/5। अब इसमें हमको करना क्या होगा, 3/2 एज इट इज रहेगा। अब ये 9 और 5 को हमको अरेंज करना होगा, तो 9 के 5 कैसे कहाँ चला जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 गुना 5। और ये 9 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुना 9 बराबर क्या हो गया, 15/18। काट देते हैं, 3 पंचे 15, 3 छके 18, 5/5 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। सवाल दिया है, यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है तथा हरात्मक माध्य 6.4 है तो संख्याएं क्या है। इसमें देखिए गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, गुणोत्तर माध्य बराबर √x/y, और हरात्मक माध्य क्या होता है, हरात्मक माध्य का फॉर्मूला क्या है, 2xy/x + y। ठीक है। अब देखिए मानते हैं संख्या, माना कि एक संख्या बराबर x है, दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या बराबर हमारा y होगा। इसमें गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है, गुणोत्तर माध्य है हमारा 8, इसीलिए √xy बराबर, क्योंकि गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला ये है, √xy बराबर 8, और हरात्मक माध्य दिया हुआ है हमारा 6.4, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और हरात्मक माध्य 2xy/x + y बराबर 6.4। अब इससे हम क्या करते हैं, x इसको आगे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम रूट को हटाते हैं, इस साइड क्या आएगा, अगर इस रूट को हटा देते हैं तो इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी xy बराबर 8 का स्क्वायर, यानी xy बराबर 64। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 में डालते हैं, पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2। xy का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, 64, तो 2 गुना 64/x + y बराबर 6.4। तो इसमें हम कर देते हैं x + y बराबर कितना निकला हमारा, ये पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पर 10 आएगा, और ये 64 कट जाएगा, x + y हमारा गुना चला जाएगा, x + y बराबर 20 आएगा। ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसको हम इक्वेशन 1 से करके देखते हैं, इसको इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं। इसी इक्वेशन को अगर हम यहाँ लिखते हैं, x + y बराबर 20 है। अब इक्वेशन 1 से इसको डेराइव करके देखो क्या होता है, x y बराबर हमारा कितना हुआ है, x और y, x y बराबर कितना है हमारा 64। अब इसमें x और y, यानी x y बराबर हो गया हमारा 64, और x + y बराबर है हमारा 20, तो इस हिसाब से x का वैल्यू कितना आएगा 16, और y का वैल्यू कितना आएगा 4, 16 और 4, 16 4 20, 16 x + y बराबर 20 फुलफिल कर देता है इसको भी, और x y बराबर 64 इसको भी फुलफिल कर देता है, यानी x बराबर 16 और y बराबर 4। ये दोनों होगा इसका आंसर। देखिए सवाल है, राम का वजन श्याम से 25 केजी अधिक है, दोनों का सम्मिलित भार 325 केजी है,
तो श्याम का भार क्या होगा। ये कैसे बनता है देखते हैं। माना कि श्याम का भार बराबर x kg, तो राम का भार कितना हो जाएगा, 25 kg अधिक है तो x प्लस 25, और बोल रहा है दोनों का सम्मिलित यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 25, ये हो गया श्याम का और ये हो गया राम का, बराबर कितना है 325 kg। 2x प्लस 25 बराबर 325, 2x बराबर ये 25 इधर आ जाएगा तो होगा 325 माइनस 25 बराबर 300 kg, इसीलिए x बराबर 300/2 बराबर 150 kg। श्याम का भार कितना हो गया, पूछा क्या श्याम का भार, तो श्याम का भार हो गया हमारा 150 kg आंसर। ठीक है। 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 रुपये थी। 2000 में उसी प्रकार के ओवन की कीमत 4800 हो गई। 1997 से 2000 के बीच की बढ़ोतरी प्रतिशत क्या है। तो इसमें 1997 में ओवन की कीमत कितना था 2500 और 2000 में कितना हो गया 4800, तो बढ़ोतरी कितना हुआ, बढ़ोतरी कितना हुआ 4800 माइनस 2500 यानी 2300। 3 साल के अंदर 2300 रुपये का बढ़ोतरी होगा, तो बढ़ोतरी का प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत बढ़ोतरी, प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 2300 गुने 100/2500, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके 100 बराबर 23 गुने 4 बराबर 92%। 92% की बढ़ोतरी हुई है 3 साल में होगा। मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मान लो इसमें एक कॉमन रेशियो हम मान लेते हैं। कॉमन रेशियो हम क्या मानते हैं x मान लेते हैं, तो इस हिसाब से मनु और आयु का क्या होगा 6x और भरत का आयु क्या होगा 5x, और दोनों के आयु का योग कितना दिया हुआ है 44। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x प्लस 5x दोनों के आयु का योग बराबर 44। 11x बराबर 44, इसीलिए x बराबर 44/11 यानी 4। हमको कॉमन रेशियो कितना मिल गया x बराबर 4, तो पूछ रहा है तो मनु का आयु कितना निकलेगा, मनु का आयु 4 रेशियो कितना है 6 बराबर 24 निकला। उसी तरह से भरत रेशियो है 4 गुना और रेशियो कितना दिया हुआ है 5 बराबर 20। दोनों का अलग अलग आयु हमको निकल गया। अब इसके बाद बोल रहा है 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। 8 वर्ष बाद मनु का आयु कितना होगा, 8 वर्ष बाद मनु का आयु हो जाएगा 24 + 8। ठीक है, उसी तरह से 8 वर्ष बाद भरत का आयु कितना होगा 20 + 8। अब इसका रेशियो निकाल देते हैं 24 8 32/28, 4 से 8:7 होगा 8 वर्ष बाद इसका आंसर। दिया हुआ है किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, 25% मिर्गी से पीड़ित है तथा 10% दोनों से पीड़ित है, तो कितने लोग
किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। इस तरह का सवाल में हमको करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो हम इसका एक गोला बनाते हैं। एक ये हुआ, ये हम मानते हैं ये मधुमेह वाला है। ये हो गया मधुमेह। और दूसरा गोला हम डालते हैं मिर्गी वाला, इस तरह से। ये हो गया हमारा मिर्गी वाला। और ये जो बचा है, ये जो कॉमन एरिया जो है, ये दोनों से पीड़ित है, यानी मधुमेह से भी और मिर्गी से भी। तो 10% यहाँ पर डाल देते हैं, जो मधुमेह और मिर्गी दोनों से पीड़ित है। तो इधर सिर्फ और सिर्फ मधुमेह से कितना बचा है, 40 - 10 यानी 30। सिमिलरली इस तरफ देखते हैं, इसका दिया हुआ है कितना, 25%। 10% दोनों से पीड़ित है, तो सिर्फ और सिर्फ मिर्गी से कितने प्रतिशत पीड़ित है, 25 - 10 यानी 15%। तो कुल बीमारी की संख्या कितनी हो गई है, 30 + 10 + 15 यानी 55%, यानी 55% लोग जो है बीमारी से पीड़ित है। तो सवाल में क्या पूछ रहा है, किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। तो कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, तो उसमें हो जाएगा 100 - 55 बराबर 45% लोग ऐसे हैं जो किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, यानी 45% लोग स्वस्थ हैं। और यही पूछा जा रहा है हमसे, और यही होगा इसका आंसर। देखिए दिया हुआ है 20% की छूट पर किसी सामान की कीमत 100 रुपया है, तो इसकी वास्तविक कीमत क्या होगी। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका से हम इस तरह से बताते हैं। मान लेते हैं इसका वास्तविक कीमत क्या हो गया, x, और इस पर छूट कितना दे रहा है हमारा, छूट जो है 20% का छूट दे रहा है। तो इसका ये एक तरह से हो गया हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x - x गुना 20/100, ये हो गया हमारा वास्तविक मूल्य। उस पर 20% का छूट दे रहा है, यानी x गुना x का 20% छूट दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस किए हुए हैं। और बराबर कितना हो जाएगा, 100। करके देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। 5 x - x/5 = 100। इसको करते हैं तो 4x/5 = 100। 4x बराबर 500, ये 5 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 500/4, काटो 125। x बराबर हो गया हमारा 125। इसका वास्तविक मूल्य कितना हो गया, 125 रुपया हो गया आंसर। अब इसका दूसरा तरीका हम आप लोग को बताते हैं। ऐसा है, सिंपल है। इसका सामान की कीमत पड़ गया हमको, फिर दूसरा नियम बता दीजिए ना। इसमें इसका दूसरा नियम क्या होगा, देखिए दूसरा नियम के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वास्तविक कीमत बराबर वर्तमान कीमत बट्टे 1 माइनस छूट बट्टे 100, ठीक है। वास्तविक कीमत निकालें, इस पर बस इस फॉर्मूला पर डाल दीजिए। वर्तमान कीमत कितना है, 100 रुपया। 100 बट्टे 1 माइनस छूट कितना है, 20%। 20/100 बराबर क्या हो जाएगा, 100/1 माइनस 20/100 बराबर 80/100। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 गुना 100/80, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 25 से कट जाएगा, बराबर
125 रुपया इसका हो गया। वास्तविक मूल्य इसका 125 रुपया आंसर हो गया। एक मनुष्य निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तक जाता है। यदि वह आधा किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला होता तो 1 घंटा कम लगता, लेकिन 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चला होता तो उसे 3 घंटा अधिक लगता। तो मनुष्य द्वारा तय की गई दूरी क्या है? चलो मान लेते हैं मनुष्य का जो स्पीड, उस आदमी का स्पीड है, स्पीड चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, और टाइम टेकन कितना हुआ, टाइम समय कितना लगता है उसको, समय बराबर y किलोमीटर, सॉरी y आर, y घंटा लगता है उसको समय जाने के लिए। और सवाल में कहा क्या रहा है, यदि वो आधा किलोमीटर तेज चला होता यानी x प्लस y, तो उसे 1 घंटा कम लगा होता, तो 1 घंटा यानी y माइनस 1 बराबर, ये हो गया हमारा क्या चीज, चाल, और ये हो गया हमारा समय। तो दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया होगा x y यानी x y, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आगे इसको फर्दर करते हैं तो होगा एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई बट्टे 2 माइनस 1/2 बराबर एक्स वाई। ये एक्स वाई और ये एक्स वाई दोनों हट जाएगा, तो होगा क्या हमारा माइनस एक्स प्लस वाई बट्टे 2 माइनस 1/2 बराबर 0, माइनस एक्स प्लस वाई बट्टे 2 बराबर 1/2। अब सबका हम ये अगर इस 2 को हटाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, माइनस 2x प्लस वाई बराबर 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब चलिए इक्वेशन 2 के लिए हम काम करते हैं। क्या कह रहा है, अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चला होता, यानी स्पीड जो है x माइनस 1, तो उसे 3 घंटा अधिक लगता। फिर से y प्लस 3, समय 3 घंटा अधिक लगता। x स्पीड है, 1 घंटा धीरे चल रहा है, y टाइम है, 3 घंटा अधिक लग रहा है, और दूरी तो सेम है यानी x y है। ये हो गया हमारा स्पीड और ये हो गया टाइम। स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस यानी x y। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इसको फर्दर डेराइव करो, एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर एक्स वाई, और ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये -3 बराबर के LHS से RHS में आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव में यानी 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इस तरह से हम दोनों को डेराइव करके देखते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3 और माइनस 2x प्लस वाई बराबर 1, ठीक है। अब दोनों को हम घटा देते हैं, सॉरी जो ही देते हैं, ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस 3x माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 3 1 4, x बराबर क्या हुआ हमारा 4। एक डिस्टेंस x का वैल्यू तो हमें निकल गया यानी स्पीड मिल गया हमको। अब पूछ क्या रहा है, स्पीड मिल गया, इसको यहाँ से स्पीड हमारा ये है 4। अब पूछ क्या रहा है, स्पीड मिल गया है तो मनुष्य द्वारा तय की गई दूरी क्या है। अगर x को अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, x का वैल्यू इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3x माइनस वाई बराबर 3, x का वैल्यू हमारा कितना है 4 है, तो क्या होगा 3 गुना 4 माइनस वाई बराबर 3, 12 माइनस वाई बराबर 3 माइनस वाई बराबर, और ये 12 LHS से RHS में जाएगा तो 3 माइनस 12 बराबर -9, और माइनस माइनस को हटा देते हैं तो क्या हुआ हमारा
y बराबर 9। x भी मिल गया और y भी मिल गया हमारा। x यह है 4 और y है हमारा 9। अब पूछ कह रहा है मनुष्य द्वारा तय की गई दूरी, दूरी पूछ रहा है। और यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला, दूरी बराबर क्या था, x इंटू वाई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से, दूरी बराबर एक्स वाई। एक्स का वैल्यू 4 है तो 4 और वाई का वैल्यू 9 है तो 9। तो दूरी बराबर कितना हो गया हमारा, 36 किलोमीटर आंसर। नंबर 103 का सवाल थोड़ा लंबा है, लिखने में टाइम लगता है तो हम पढ़ करके ही सुना देते हैं। एक ही लंबाई परंतु अलग अलग मोटाई की दो मोमबत्तियां हैं। मोटी मोमबत्ती 6 घंटे तक जलती है जबकि पतली मोमबत्ती 2 घंटे कम जलती है। रमेश ने दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया। वह सोने गया तो उसने देखा कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से 2 गुनी लंबी है। तो रमेश ने कितने देर पहले दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया होगा। इसमें दिया हुआ था कि मोटी मोमबत्ती के बारे में। मोटी मोमबत्ती का मान लो पूरा भाग है x, पूरा भाग है x, तो 6 घंटा में x भाग खत्म हो जाता है, यानी 6 घंटा में पूरा का पूरा x पार्ट जो है उसका वो सारा खत्म हो जाता है। तो 1 घंटा में कितना खत्म होगा, x बट्टे 6। उसी तरह से ये हमारा हो गया मोटी के लिए। उसी तरह से पतली वाली के लिए हम देखते हैं। पतली का भी मान लो पूरा भाग है x, तो पतली के लिए क्या कंडीशन दिया हुआ है कि मोटी वाली से 2 घंटा कम समय लगता है, यानी 4 घंटा लगता है। 4 घंटा में x भाग खत्म होगा तो 1 घंटा में कितना खत्म होगा, x अपॉन 4। और यहाँ पर 1 घंटा में बचेगा कितना पार्ट, 1 माइनस x बट्टे 6 पार्ट इसका बचा रहेगा, ठीक है। उसी तरह से इसका भी कितना पार्ट बचा रहेगा, 1 माइनस x बट्टे 4। अब क्या बता रहा है कि कुछ देर बाद रमेश क्या करता है, कुछ देर बाद जब वो सो करके जगता है तब उसका हिस्सा देखता है कि मोटी वाली पतली वाली से दुगुना लंबा है, सॉरी पतली वाली मोटी वाली से दुगुना लंबा है, यानी 1 माइनस एक्स बट्टे 6 अपॉन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 माइनस एक्स बट्टे 6 अपॉन 1 माइनस एक्स बट्टे 4 बराबर मोटी वाली कितना है, दुगुना है, और पतली वाली कितनी है, आधा है उसका, हो गया 2/1। 1 माइनस एक्स बट्टे 6, तो 1 माइनस एक्स बट्टे 6 बराबर, कोना कोनी गुना कर देते हैं, बराबर 2 माइनस 2x/4, ठीक है। अब x को इस साइड लेते हैं और ये जो 1 है उसको उस साइड लेकर चले जाते हैं, माइनस x/6 ये आएगा इधर, प्लस 2x/4 बराबर 2, और ये आ गया इधर -1। अब इसको कीजिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 12 6 दूने 12 माइनस 2x प्लस 3 6x बराबर 1। यहाँ पर करके देखते हैं, माइनस 2x प्लस 6x बराबर कितना हो गया, प्लस 4x, यानी 4x/12 इक्वल्स टू 1। 4x बराबर 12, इसीलिए x बराबर 12/4। 3 से कैंसिल हो गया। x का मान हमारा कितना निकला, 3, यानी रमेश कितना देर तक सोया रहा, 3 घंटा तक सोया रहा। इसका आंसर होगा यही। पूछ रहा है एक दौर में हरी आगे से पीछे, आगे तथा पीछे, पूछ रहा है एक दौर में हरी आगे तथा पीछे दोनों तरफ से 5वां स्थान पर है तो कुल कितने लोग दौड़े होंगे। रीजनिंग टाइप का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। मान लो कि एक ये रेफरेंस पॉइंट है और हरी यहाँ पर दौड़ रहा है, यहाँ पर हरी दौड़ रहा है, इस तरफ है हमारा आगे और इस तरफ है हमारा पीछे। पूछ रहा है आगे से भी 5वें स्थान पर है और पीछे से भी 5वां स्थान पर है, यानी इधर से भी 5वां स्थान। देख लेते हैं 5वां स्थान इधर से कौन सा होता है, 1 2 3 4
और ये आ गया हमारा 5वां स्थान। और आगे से भी 5वां स्थान, यानी इधर से देखते हैं 1 2 3 4 और ये 5, देख लीजिए आगे से भी इधर से भी आ रहा है तो यहाँ पर 5वां आ रहा है, और इधर से भी आ रहा है तो यहाँ पर ही 5वां आ रहा है। ये टोटल हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने ही लोग उस दौर में हिस्सा लिए होंगे। तो गिन लेते कितना सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका कुल लोग हो गया कितना, 9 आंसर होगा इसका। दिया हुआ है एक रेल 2.5 घंटे तक औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, फिर 1.5 घंटा तक 70 किलोमीटर से चलता है, तो रेल द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, पहले देखते हैं कितना है, समय कितना है। पहला समय कितना है, समय बराबर 2.5 आवर, और स्पीड कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितना होगा, समय गुना चाल, दूरी बराबर फॉर्मूला ये होता है। कितना किलोमीटर, 2.5 घंटा में 125 किलोमीटर 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा। ठीक है, फिर बता रहा है तब 1.5 घंटा तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, यानी दूरी बराबर समय कितना है 1.5 घंटा, और स्पीड कितना है 70, कितना किलोमीटर। तो रेल द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी क्या हो गई, कुल दूरी बराबर 105 प्लस 125, यानी 230 किलोमीटर, यानी 4 घंटा में ट्रेन 230 किलोमीटर तय करेगी। ये होगा इसका आंसर। x प्लस वाई बराबर 5 हो तो 4x प्लस 2y बराबर है, सिंपल है। 2x प्लस y बराबर 5, तो 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y। हम इसमें और इसमें एक रिलेशनशिप देख रहे हैं। क्या है रिलेशन, इसमें देख लीजिए 4x प्लस 2y में अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो x 2 कॉमन ले लिए तो 2x प्लस y बन गया, 2x प्लस y बन गया। और यहाँ पर देख लीजिए 2x प्लस y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 है, 2 इंटू 2x प्लस y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो ये क्या हो गया 5 दूने 10, यानी 4x प्लस 2y बराबर क्या होगा 10 होगा इसका आंसर। दिया हुआ है 6 संख्या का औसत 4.5 है, तो इन संख्याओं के जोड़ को 3 के वर्ग से विभाजित करने पर आएगा। संख्या कितना है, संख्या बराबर 6 है, और औसत कितना दिया हुआ है, औसत बराबर 4.5 है। तो संख्या का योग क्या निकलेगा, तो संख्या का योग बराबर संख्या 6 गुना औसत संख्या गुना औसत संख्या। ये चीज पहले भी आप लोग जानते होंगे कि संख्या का योग संख्या गुना औसत से होता है, यानी 27 होगा। अब आगे बता रहा है 3 के वर्ग से विभाजित करने पर आएगा। अब इसमें हम 3 के वर्ग से विभाजित कर देते हैं। 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर बराबर 9। अब इसमें
27 में 9 से विभाजित हम करके देखते हैं। 27/9 बराबर 3। इसका आंसर होगा 3। बोला सवाल दिया हुआ है, एक चिड़ियाघर वाले ने जानवरों के सिरों को गिना तथा पाया कि उनकी संख्या 80 है और पैरों की संख्या 250 है, जिसमें कबूतर, घोड़े तथा गधे थे और घोड़ों और गधे का अनुपात 1:2 है। तो घोड़ों की संख्या क्या होगी? इसमें एक हम सबसे पहले इसमें एक कॉमन रेशियो मान लेते हैं। कॉमन रेशियो यानी x मान लेते हैं, ये कुछ भी एक कॉमन रेशियो हो गया। इस तरह से हम देखते हैं तो घोड़ा और गधा का अनुपात कितना हो गया है? 1:2। ये किसका अनुपात है? घोड़ा और गधा का। तो घोड़ा का अनुपातिक मान कितना हुआ? 1 और गधा का अनुपातिक मान कितना हुआ? 2। तो घोड़ा की संख्या कितनी हुई? घोड़ों की संख्या बराबर 1 कॉमन रेशियो गुना अनुपातिक मान, x गुना 1 बराबर x। और यहाँ पर गधा कॉमन रेशियो x गुना अनुपातिक मान कितना है? 2 बराबर 2x। हम इसको इसलिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि पूछ रहा है पैर का भी संख्या दिया हुआ है। तो घोड़ा और गधा दोनों चौपाया जानवर होता है, तो सबसे, और कबूतर इसका सिर्फ 2 पैर होता है, तो हम चौपाया जानवर को अलग कर लेते हैं और 2 पाया जानवर को अलग कर लेते हैं। तो चौपाया जानवर कुल संख्या कितना हो गया? x + 2x यानी 3x हो गया हमारा चौपाया जानवर का। घोड़ा और गधा मिला करके 3x हो गया। तो कबूतर का संख्या क्या होगा? कबूतर की संख्या कितनी हुई? 80 जानवर है टोटल, क्योंकि सिर को गिना गया है तो 80 सिर है यानी 80 जानवर है। तो 80 में से 3x को हम घटा देते हैं, तो ये हो गया हमारा कितना? कबूतर का संख्या। ठीक है, अब इसको यहीं पर रखते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। अब इसके पैर पर चलते हैं। तो घोड़ा का 4 पैर, गधा का भी 4 पैर। घोड़ा का अनुपातिक मान 1, गधा का अनुपातिक मान 2। कॉमन रेशियो दोनों का x करके है। तो घोड़ा के पैरों की संख्या कितनी हुई? x × 4 प्लस गधों के पैरों की संख्या कितनी हुई? 2x × 4 प्लस कबूतर के पैरों की संख्या कितनी हुई? ब्रैकेट में कबूतर में 2 पैर होता है तो इसमें 2 से गुना करते हैं हम। 2 × 80 - 3x बराबर कितना? कुल पैर हो गया, ये घोड़ा का पैर हो गया, गधा का पैर हो गया और ये कबूतर का पैर हो गया। तीनों का पैर मिलाकर कितना होगा? 250। 250 हो गया। इसको इस तरह से करते हैं, 4x + 8x + 160 - 6x बराबर 250। ठीक है, अब x को एक जगह हम कर लेते हैं और जो 160 है उसको इस तरफ ले आते हैं। तो x कितना हो गया? 4x + 8x बराबर 12x - 6x बराबर कितना हो गया हमारा? 6x बराबर 250 माइनस ये LHS से RHS में जाएगा तो 250 - 160 बराबर कितना होगा? 90। तो इसीलिए x का मान कितना निकलेगा? 90/6 यानी कट जाएगा तो कितना हो गया? 15। x का मान हमारा कितना निकल गया? x बराबर 15। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? तो घोड़ों की संख्या क्या है? घोड़ा का अनुपातिक मान कितना है हमारा? 1 है और x का मान कितना निकला है? 15 है। तो घोड़ों की संख्या बराबर 1 × x यानी 1 × 15 बराबर 15। इसका आंसर होगा 15 घोड़ा होगा। एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल से गुजरती है। यदि ट्रेन की गति 30 मीटर प्रति सेकेंड है तथा उसे पुल पार करने में 20 सेकेंड समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन का लंबाई पूछ रहा है और पुल का लंबाई हमारा ऑलरेडी दे रखा है 400 मीटर।
और ट्रेन का स्पीड कितना है हमारा 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी चाल बराबर 30 मीटर प्रति सेकेंड, और समय बराबर, समय दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो दूरी कितना निकल जाएगा, चाल गुना समय 30 गुना 20, यानी 30 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से 20 मिनट में ट्रेन 600 मीटर का दूरी तय करता है, 600 मीटर। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, पुल का लंबाई और ट्रेन का लंबाई दोनों मिला करके 600 मीटर है। कैसे, हम बताते हैं। मान लीजिए ये है पुल हमारा, ये है हमारा पुल, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 400 मीटर, और इस पर एक 200 मीटर लंबी मतलब एक ट्रेन जो है, जिसकी लंबाई अभी तक हम लोगों को पता नहीं है, इसकी ये ट्रेन है, इसका लंबाई कुछ है। तो ट्रेन यहाँ से ट्रेन ट्रेवल करता है, और यहाँ पर पार होने में ट्रेन को 20 सेकेंड लग जाता है, यानी 400 मीटर पार करने में उसको इतना टाइम लगता है। तो कुल लंबाई कितना हो गया हमारा 600 मीटर, जिसमें से 400 मीटर है हमारा पुल का लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई 600 में से 400 को हम घटा देते हैं, कितना निकलता है 200 मीटर। सवाल है, एक वृक्ष एक वर्ष में अपनी ऊंचाई की 1/8वें भाग के बराबर बढ़ जाता है। 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि इसकी ऊंचाई 64 मीटर है। तो पूछ रहा है, एक वर्ष में 1/8वां भाग बढ़ जाता है और इसका वर्तमान ऊंचाई है हमारा 64 मीटर। तो आज इस साल इसका ऊंचाई है 64, तो अगले साल कितना हो जाएगा उसका 64 का 1/8। ठीक है, तो काट करके देखते हैं, यानी एक साल में हमारा 8 मीटर इसका ऊंचाई बढ़ जाता है। तो 2 साल में कितना बढ़ेगा, 8 गुना 2 बराबर 16 मीटर। तो 2 साल के बाद, 2 वर्ष के बाद इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 64 प्लस 16 बराबर 80 मीटर। 80 मीटर। और यहीं पर यह सवाल हमारा हो गया गलत। यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ और ही है। पेड़ जो है एक साल में अपने ऊंचाई का 1/8वां भाग बढ़ जाता है, यानी एक साल में कितना बढ़ेगा, यहाँ पर इसको दिमाग से उतार देना है, क्योंकि 2 साल में 16 मीटर बढ़ेगा। अब यहाँ पर कुछ दूसरा तरीके से बनेगा। एक साल में कितना जाता है, एक साल में 64 का 1/8 यानी 8 मीटर गया। तो पहले साल में इसकी ऊंचाई कितनी हुई, 64 प्लस 8 यानी 72 मीटर। ठीक है, अब दूसरे साल भी जो है 72 मीटर का 1/8वां भाग ऊंचाई इसका बढ़ जाएगा। दूसरे साल में भी इसका 72 मीटर का 1/8 भाग ऊंचाई बढ़ जाएगा, यानी 72 गुना 1/8 यानी दूसरे साल इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, दूसरे साल कितना ऊंचा और बढ़ेगा, 9 मीटर और बढ़ेगा। तो हम जोड़ देते हैं, 2 साल में कुल ऊंचाई 72 प्लस 9 बराबर 81 मीटर होगा इसका आंसर। भूल से भी इस तरह से नहीं करना है। अगर पेड़ का खास करके इस तरह का पेड़ का सवाल आ जाए तो भूल से भी इस तरह से दो से गुना नहीं करना है और 16 मीटर नहीं बढ़ाना है। यहाँ पर ये गलत है। हमें करना क्या होगा, एक साल का अलग निकालना होगा। पहला साल का निकाले 8 मीटर, फिर उसमें 64 में से 8 जोड़ दिए 72 मीटर होगा, और फिर 72 का 1/8 निकाले 9 मीटर, और 72 में 9 जोड़े हैं तो 81 मीटर इसका आंसर होगा। करना कुछ करना।